सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। एसबीआई को 2019 से लेकर अब तक की पूरी जानकारी देने के लिए कहा गया है। वहीं चुनाव आयोग को पूरी जानकारी वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए। सर्वोच्च अदालत ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया। कहा कि वोटर को राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग के बारे में जानने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक करार दे दिया है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, ये फैसला दरअसल इसकी टाइमिंग देखिए, ठीक चुनाव के पहले, और अभी तो डेट्स का ऐलान भी नहीं हुआ है लेकिन जल्द आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में पशुपेश में तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, क्योंकि संजय निरुपम भी यही कहते हुए नजर आए कि अभी पार्टी इसको लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगी, अभी विचार विमर्श होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर समय की बात की जाए तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला 2019 में आया था जिसे इस स्कीम को चुनौती दी गई थी, लेकिन ये सुनवाई पर इतने साल बाद आया और संविधान पीठ का गठन किया गया और संविधान पीठ के सामने इस मामले की सुनवाई पिछले साल हुई और इसमें ऑर्डर रिजर्व होने के बाद अब ऑर्डर जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो 30वीं किस्त थी 2019 से अब तक 30 बार विंडो खुला है। 10-10 दिन के लिए एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं से बॉन्ड लिए जा सकते हैं। तो 2 जनवरी से और 11 जनवरी तक ये स्कीम थी और इसमें 30वां विंडो खुला जिसमें लोग राजनीतिक पार्टियों के लिए अपनी पसंदीदा और चहेती राजनीतिक पार्टियों के लिए बॉन्ड ले सकते हैं और उनको दे सकते हैं। 11 तारीख को विंडो बंद हो गया और उसके बाद से 15 दिन का समय था कि राजनीतिक पार्टियों के लिए जिस दिन वो बॉन्ड खरीदा गया है उस दिन से लेकर 15 दिन के भीतर उन्हें अपने अकाउंट में उसे जमा कराना है, यानी इन कैश कराना है। अब तक तो वो चीजें हो गई होंगी, लेकिन इसके बावजूद किसी ने बॉन्ड खरीदा और राजनीतिक पार्टी तक पहुंच नहीं पाया, उनके पास ऐसे रखा है, तो वो वापस बैंक को जमा कर सकते हैं और बैंक उसको उसके हिसाब से पैसा दे देगा। एक तरह का वो ड्राफ्ट की तरह है, ड्राफ्ट आपका वहां कैश हो जाएगा। राजनीतिक पार्टियों को अगर वो मिला और वो किसी वजह से इधर उधर हो गया, मिस हो गया, तो वो भी अब उसके लिए कागज के टुकड़े की तरह रह गया है। तो उसे भी वो चंदादाता को दिया जा सकता है और चंदादाता वहां से कैश करा सकता है। चंदादाता ही उसे वापस कैश करा सकता है, ना कि राजनीतिक पार्टी जिसने अपने अकाउंट में उसे जमा नहीं किया है। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें विवादों के दायरे में, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इधर 3 हफ्ते का समय दिया है भारतीय स्टेट बैंक को कि वो तमाम जानकारियां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने से और बिक्री से संबंधित तमाम जानकारी निर्वाचन आयोग के साथ साझा करने को। निर्वाचन आयोग को भी ये जानकारी नहीं रहती थी, सिर्फ सरकार को जानकारी रहती थी और निर्वाचन आयोग से कहा है कि अगले 1 हफ्ते में आप उसे प्रोसेस करके अपने वेबसाइट पर डालिए, किसने चंदा दिया, किसको चंदा दिया, कितने का लेन देन इधर से उधर हुआ। इसमें यह बात बिल्कुल साफ है कि इधर इलेक्शन का ऐलान होगा 10 से 15 मार्च के बीच। उम्मीद की जा रही है कि चुनावी कार्यक्रम का ऐलान होगा और उसी समय लगभग वो तारीख 4 हफ्ते की उसी समय आ रही है जिस समय ये सारी चीजें वेबसाइट पर आ जाएंगी। यानी इधर चुनाव का दमामा बजेगा और उधर ये शंखनाद होगा, जिसमें अब इसके राजनीतिक निहितार्थ कितने निकाले जाएंगे, इसमें चुनावी एजेंडा कैसे सेट होगा, ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर निर्भर करती हैं। और अब आगे इस पर ये भले आर्थिक मामला हो, ये कानूनी मामला हो, लेकिन इसका असर पूरी तरह से राजनीतिक होने वाला है। ठीक है संजय, रहिए जरा साथ। सृष्टि भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सृष्टि, आपके पास क्या अपडेट, क्या रहा उस फैसले के मुख्य बिंदु? जी, सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि संजय सर ने बताया, साफ तौर पे ये कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो सरकार द्वारा लाई गई थी बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब से किसी भी तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू नहीं कोई बैंक कर पाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से साफ तौर पे कहा गया है कि अब तक जितने भी इस तरीके के बॉन्ड्स इशू हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को जो कंट्रीब्यूशन मिला है इसके थ्रू, ये उस सब की इन्फॉर्मेशन उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 3 हफ्तों में देनी होगी। ये ना सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करनी होगी। एक बार जब एसबीआई से वो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है,
कोर्ट ने बहुत ही क्लियर साफ शब्दों में ये भी कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा ये था कि जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो वोटर्स हैं उनसे छुपाई जाती है, कॉन्ट्रीब्यूशंस कहाँ से आ रहे हैं, कौन कर रहा है, इन बातों की जानकारी वोटर को नहीं होती। हालांकि पॉलिटिकल फंडिंग वाली, अगर पॉलिटिकल पार्टीज जिनके लिए वोटर्स वोट कर रहे हैं उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्या सोर्स ऑफ ये फंडिंग है, ये सारी इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एक वोटर के लिए ये तय करने के लिए कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करना चाहते हैं या नहीं। एक सवाल जो कोर्ट के सामने था वो ये था कि क्या पॉलिटिकल फंडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने का हक एक वोटर को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है या नहीं। कोर्ट ने आज साफ तौर पर कहा है कि एक वोटर का पूरा हक बनता है। आपको कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है ये सभी पार्टियों के मद्देनजर लिया है, लेकिन आप ये मानेंगे कि केंद्र सरकार को बड़ा झटका ये है? देखिए, ठीक फैसला है, उचित फैसला है, अच्छा फैसला है, जनहित का फैसला है। हम लोग सूचना के अधिकार का कानून लेके आए थे। सभी को जानने का ये हक है कि कौन सी राजनीतिक दल को कौन कितना पैसा मुहैया करवा रहा है। तो इसलिए सही फैसला है, संविधान के अनुसार फैसला है। लेकिन मनीष जी, अब क्या तरीका होगा? क्योंकि देखिए, एक तरफ चुनाव के तारीखों का बस ऐलान होने ही वाला है, उससे पहले अब ये प्रक्रिया जो स्कीम उसको रोक दी गई है, तो अब इसका असर, क्योंकि अगर 3 सबसे ज्यादा इस बॉन्ड से जिन पार्टियों को फंड मिला है उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, तो अगर ये तरीका बंद होगा तो फिर क्या और तरीका आप देखते हैं? अब देखिए, ऐसा है कि तरीके सलीके पे तो बाद में आया जाएगा। पहले तो जो फैसला हुआ है उस फैसले की बात कर लें। और वो फैसला ये कहता है कि स्टेट बैंक जो स्कीम को चला रहा था वो इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को ये जानकारी देगा कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और किसको दिए हैं, और जो इलेक्शन कमीशन वो जानकारी अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगा। तो अभी तक तो ये बात यहाँ तक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फैसले का ठीक तरह से और उचित तरीके से क्रियान्वयन होगा। मनीष जी, क्योंकि आप कानून के मामलों के अच्छे जानकार हैं, रिफंड का प्रोसेस इसमें क्या होगा? जी, रिफंड का प्रोसेस क्या होगा इसमें, जो अभी तक वो तो फैसला पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि जो डिटेल्ड फैसला है उसमें क्या कहा गया है। जब उन्होंने ये कहा है कि ये जो स्कीम है ये संविधान के विरुद्ध है, तो इसका ये मतलब है, ये मतलब निकलता है कि ये सिरे से खारिज की गई है, और अगर सिरे से खारिज की गई है तो जो पैसा जिन राजनीतिक दलों को मिला है उनको वापस करना पड़ेगा। ये तो फैसला पढ़ के ही समझ आएगा। अभी तक मैंने फैसला पढ़ा नहीं है, तो मैं आपके इस सवाल का उत्तर देने में असक्षम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच जया ठाकुर जिन्होंने पेटिशन, ये याचिका दायर की थी, वो क्या कह रही है, सुनिए। के तहत जिस तरीके से ये स्कीम लाई गई थी उसमें काफी ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया गया है। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, आप किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा। इसके पहले नाम डिस्क्लोज होता था और एक निश्चित 2000 रुपए से ज्यादा आप अगर नहीं दे सकते थे कैश में। अब इन्होंने कितने भी रुपए आप जो है बॉन्ड खरीदिए बैंक में जाके और पार्टी को डोनेट कर दीजिए, इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने इसमें पिटीशन दायर करी थी कि इस स्कीम को रद्द किया जाए, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो जानने का अधिकार है आरटीआई के तहत तो नागरिकों को मिलना ही चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। जब तक नाम डिस्क्लोज नहीं होगा तब तक काफी सारे मुद्दे हैं जो सामने आएंगे और काफी सारी परेशानियों को साथ लेके आएंगे। जितना भी ब्लैक मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस चीज से जुड़ सकता है इन फ्यूचर।